दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका क्रेजी फॉर रियलिटी में। आज हम एक्सप्लेन करेंगे मलयालम हॉरर थ्रिलर मूवी को, जिसका नाम है डाइस इरे। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। अब पहले सीन में हम मधुसूदन नाम के बंदे से मिलते हैं, जो कि एक कॉन्ट्रैक्टर है। मधु के सामने एक चाय की कप गिरती है, जिससे मधुसूदन के एक्सप्रेशंस बदल जाते हैं। ऐसा लगता है मानो मधुसूदन को एहसास हो रहा है कि कुछ बुरा होने वाला है। तभी अचानक उसे कहीं से कॉल आता है। मधु तुरंत अपने घर के आसपास जाता है, जहां भीड़ इकट्ठा थी। हम देख पाते हैं कि पुलिस वाले एक कुएं से किसी औरत की लाश निकाल रहे थे। दरअसल ये लाश कनी नाम की लड़की की थी, जो कि आत्महत्या कर चुकी थी। और यहाँ कनी के परिवार वाले भी मौजूद थे, जो कि काफी उदास थे। मधु इनका पड़ोसी, और वो भी इस घटना से एकदम शॉक में था। दूसरी तरफ हम रोहन नाम के बंदे से मिलते हैं, जो कि इंडो अमेरिकन आर्किटेक्ट है, और रोहन काफी अमीर है। फिलहाल वो अपने केरला वाले आलीशान घर में था, और उसके घर में पार्टी वगैरह चल रही थी। रोहन यहाँ एक लड़की के साथ इंटीमेट हो रहा था, और घर पर रोहन के कई दोस्त इस पार्टी में आए थे। तभी रोहन का एक दोस्त उसे बताता है कि कॉलेज में उनकी एक क्लासमेट थी कनी, और वो खत्म हो गई है। ये सुनकर रोहन थोड़ा शॉक लगता है। ऐसा इसलिए क्योंकि कुछ ही महीनों पहले रोहन और कनी एक रिलेशनशिप में थे, लेकिन फिर रोहन ही अपनी तरफ से रिलेशनशिप को एंड किया था। हम देख पाते हैं कि रोहन के फोन में अब भी कनी के फोटोज थे। इनफैक्ट कई मैसेजेस भी थे, जिनका रोहन रिप्लाई तक नहीं किया था। ऐसे में रोहन डिसाइड करता है कि वो कनी के घर जाएगा, और अगले दिन रोहन और उसका दोस्त कनी के घर जाते हैं। वहां ये दोनों मधु से मिलते हैं, और कनी के पेरेंट्स से भी मिलते हैं। रोहन कनी के घर में काम करने वाली एक बाई से भी मिलता है, जिसका नाम एलसम्मा था। इधर उधर घूमते हुए रोहन कनी के कमरे में चला जाता है, और कमरे के अंदर उसे एक लाल कलर की हेयर क्लिप मिलती है, जो कि कनी की ही थी, और रोहन इसे उठा लेता है मेमोरी के तौर पर। इसके बाद रोहन छत पर जाता है, जहां वो कनी के भाई किरण से मिलता है, और रोहन किरण से पूछता है कि क्या खत्म होने से पहले कनी ने उसे कुछ बताई थी। किरण मना करता है, और अपनी बहन के खत्म होने से थोड़ा शॉक में था। खैर, रोहन वापस अपने घर आता है, और वो अपने साथ वो रेड हेयर क्लिप भी ले आया था। उस रात सोते वक्त अचानक से रोहन को महसूस होता है कि कोई उसके कमरे की बालकनी में है। रोहन चेक करता है, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी उसके कमरे का दरवाजा अपने आप खुल जाता है, और ऐसे में रोहन घर में इधर उधर देखता है, लेकिन उसे सब कुछ नॉर्मल लगता है। इसीलिए वो वापस सोने चला जाता है। दूसरी तरफ हम मधु को देखते हैं। उसकी माँ काफी चिंतित रहती है, क्योंकि मधु का काम वगैरह कुछ अच्छा नहीं चल रहा था। घर की फाइनेंशियल हालत कुछ ठीक नहीं है। हमें पता चलता है कि मधु के पास कोई पावर है, जिससे वो चीजें समय से पहले महसूस कर पाता है। जैसे कि जब कनी के खत्म होने की भी खबर आई थी, तो मधु को चाय के गिलास टूटने की वजह से पहले ही महसूस हो गया था कि कुछ तो बुरा होने वाला है। खैर, हम कनी के परिवार को भी देख पाते हैं, जहाँ कनी की माँ बस रोती रहती है। उसके पिता भी चिंतित रहते हैं। आगे हम देखते हैं कि इनके पास के घर वाले कुएं को बंद कर दिया जाता है। दूसरी तरफ रोहन वापस अपनी एंजॉयमेंट वाली लाइफ जीना शुरू करता है, लेकिन एक रात सोते वक्त उसे महसूस होता है कि कोई उसके सर पर हाथ फेर रहा है। रोहन तुरंत उठ जाता है, और एक बार फिर वो अपने कमरे का दरवाजा खुला पाता है। इतना काफी नहीं था, तो रोहन जब अपने बिस्तर पर देखता है तो एक हिस्सा थोड़ा धंसा हुआ था, मानो कोई उस स्पॉट पर बैठा हो, लेकिन कोई दिख तो नहीं रहा था। इस सब से रोहन डर जाता है, और वो पूरी रात सो नहीं पाता। वो हॉल में जाकर बैठा रहता है। अगली सुबह उसे एक डरावनी विजन में कनी का भूतिया चेहरा दिखता है। कहीं कनी ही तो उसे हॉन्ट नहीं कर रही, क्योंकि रोहन कनी को इग्नोर किया था, क्योंकि जैसे कि कोई उसके बालों पर हाथ फेर रहा है। कनी ठीक उसी तरह से रोहन के बालों में हाथ फेरा करती थी। रोहन काफी डर गया था, और वो अमेरिका जाने की भी सोचता है, लेकिन किसी वजह से वो टिकट्स बुक नहीं करता। अब अगली रात रोहन के साथ फिर से अजीब सी चीजें होती हैं। एक डब्बे का ढक्कन अपने आप खुल जाना, फिर से कोई उसके बालों के साथ छेड़खानी करता है। तभी कोई रोहन को धक्का देकर उसे जमीन पर घसीटने लग जाती है, और रोहन के हाथ पर काट भी लेती है। हम रोहन के हाथ में दांत के निशान बनते देखते हैं। रोहन सीढ़ियों पर भागने की कोशिश करता है, लेकिन ये आकृति उसे सीढ़ियों पर घसीट देती है, जिससे रोहन चोट खाकर बेहोश हो जाता है। जब रोहन को होश आता है, तो वो अपने घर में गार्ड और मेड को पाता है, जो कि रोहन को जगा रहे थे। रोहन के चेहरे पर चोट के क्लियर निशान थे, और ऐसे में गार्ड रोहन के पिता को कॉल कर चुका था। इस बात पर रोहन गार्ड पर भड़क जाता है। थोड़ी ही देर बाद रोहन को अपने डैड की कॉल आती है,
जो कि रोहन से काम को लेकर सवाल करने लगते हैं। और ऐसे में रोहन के पिता उसे बोलते हैं कि वो बिना कोई लफड़ा किए काम खत्म करे और वापस आए। खैर, इसके बाद रोहन श्योर था कि कनी की आत्मा ही उसके पीछे है और कनी को रोहन के बाल पसंद थे, तो रोहन चिकरा अपने पूरे बाल ही काट लेता है। इसके बाद रोहन मधु से मिलने जाता है और उसे वो सब कुछ बताता है जो कि उसके साथ हो रहा है। देन रोहन बताता है कि 7 महीने पहले उसके कॉलेज का एक मीट था जहां वो कनी से मिला था। इसके बाद दोनों कनेक्ट हुए और रिलेशनशिप में भी आ गए थे, लेकिन कनी इनके रिलेशनशिप को लेकर सीरियस हो गई। वो शादी की बात करने लगी, हमेशा कॉल एंड मैसेज करती, जिससे रोहन परेशान हो गया। ऐसे में रोहन कनी से दूर हो गया और कुछ टाइम बाद कनी भी उसे मैसेज करना बंद कर दी और इसीलिए रोहन को लगता है कि खत्म होने के बाद कनी उसे परेशान कर रही है। रोहन चाहता है कि मधु उसकी मदद करे, क्योंकि मधु रोहन के पिता को पहले से जानता था। अब इन बातों के बीच मधु को फिर से फीलिंग आती है कुछ गलत होने वाला है। मधु कहता है कि एक बार कनी की तेरावी वगैरह हो जाए तो कनी की आत्मा को शांति मिल जाएगी और ये सब कुछ अपने आप बंद हो जाएगा। ऐसे में रोहन डिसाइड करता है कि कनी के तेरावी तक अब वो सोएगा ही नहीं। वो अपने घर के सारे पर्दे, सारे लाइट्स हमेशा ऑन रखता है। रोहन किसी तरह खुद को जगा के रखता है। जब तेरावी हो जाती है तब जाकर फाइनली रोहन अपने बेड पर सोता है। खैर, अगली रात रोहन के घर पर फिर से पार्टी रखता है और यहाँ वो कनी के भाई किरण को भी बुलाता है। रोहन किरण को इसलिए बुलाया था ताकि वो किरण से बात करके उसका मूड लाइट कर सके, देन उसे पैसों से भी मदद कर सके। खैर, जैसे ही किरण को पता लगता है कि रोहन उसे पैसे वगैरह देने की सोच रहा है तो किरण भड़क जाता है। यहाँ हम फाइनली किरण को रोते देखते हैं। रोहन किरण को संभालने की कोशिश करता है, लेकिन एकदम से एक आत्मा किरण को खींचती है और उसे बालकनी से नीचे फेंकने की कोशिश करती है। रोहन किरण को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो किरण को बचा नहीं पाता और ऐसे में किरण बहुत ज्यादा बुरी तरह से घायल हो जाता है। रोहन तुरंत उसे अस्पताल लेकर जाता है और यहाँ मधु भी आता है, जो कि किरण को वहां से जाने को कहता है। इस पॉइंट तक रोहन एक बात समझ गया था कि जो भी आत्मा उसके पीछे पड़ी है वो गई नहीं है। ऐसे में उस रात रोहन अपने घर में कनी की क्लिप लिए होता है, तभी घर की लाइट्स ब्लिंक होने लगती हैं। घर की लाइट्स जाने के बाद फिर कुछ अजीब से चीजें होने लगती हैं और फाइनली वो सीढ़ियों पर एक भूत को देख पाता है। ये एक बिना सर वाला, बिना शर्ट पहना आदमी था, जो कि रोहन की तरफ पॉइंट करता है और गायब हो जाता है। ऐसे में रोहन तुरंत मधु को कांटेक्ट करता है और अगली सुबह मधु रोहन के घर पर आता है। रोहन मधु को बताता है कि उसे कनी की आत्मा परेशान नहीं कर रही, कोई और आत्मा है जो कि उसके पीछे पड़ी है, क्योंकि जो भूत रोहन ने देखा है वो औरत का नहीं बल्कि एक आदमी का था। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में मधु रोहन से कंफर्म करता है कि वो जहाँ अभी रह रहा है इस घर में कोई खत्म वगैरह तो नहीं हुआ था ना। क्या रोहन कनी के घर से कोई सामान उठाया था? इस पर रोहन बोलता है कि उसने कनी के कमरे से उसका एक रेड क्लिप उठा लिया था। ये सुनते मधु कहता है कि प्रॉब्लम वहीं से शुरू हुई है, क्योंकि खत्म हुए इंसान की अगर कोई भी पसंदीदा चीज किसी और के पास जाती है तो उस इंसान की आत्मा वापस आती है। लेकिन इस केस में अजीब बात ये थी कि रोहन एक आदमी की आत्मा देखा था, न कि कनी की। आत्मा शायद ऐसे इंसान की हो सकती है जो कि कनी को अपना मानता होगा। वो देखा होगा कि रोहन कनी का क्लिप उठाया है और इसलिए वो रोहन के पीछे पड़ गया, क्योंकि उस आत्मा के हिसाब से वो क्लिप उसकी है। इसीलिए इन्हें पता लगाना होगा कि आखिर कोई ऐसा आदमी था जो कि कनी के काफी करीब था। बस फिर क्या था, दोनों कनी के घर उसके कमरे में जाते हैं और पता चलता है कि कनी के घुंघरू होते हैं ना, वो भी गायब थे। दरअसल कनी डांस सीखती थी और उसकी क्लासेस भी अटेंड करती थी। इसके बाद ये दोनों कनी के घर पर काम करने वाली हाउस हेल्प एलसम्मा से मिलने जाते हैं। एलसम्मा बताती है कि उसकी 2 सहेलियां उससे मिलने आती थी, लेकिन कोई लड़का तो कनी से मिलने कभी नहीं आया। वैसे हम ये भी जान पाते हैं कि एलसम्मा का एक बेटा है, मनु, जो सऊदी अरब में काम करता है। मधु और रोहन को कनी के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं लग पाता। अब हम मधु को देखते हैं, जो कि अपने घर के बाहर सूखे कपड़े उतार रहा था क्योंकि आंधी आने वाली थी। यहाँ मधु को एहसास होता है कि कनी वाली केस में जो गड़बड़ हो रही है उसका कारण आसपास ही है। शायद वो आत्मा अब मधु के पीछे भी आ सकती है। उसी रात मधु भी अपने घर पर अजीब चीजें महसूस करता है, जैसे चेयर हिलना। वो फौरन अपने कमरे में जाकर डोर बंद करता है और डोर के बीच से वो देख पाता है कि बाहर कोई है। ऐसे में मधु तुरंत पूरे घर में और अपने ऊपर सॉल्ट छिड़कता है ताकि इस आत्मा को दूर किया जा सके। अब अगले दिन मधु और रोहन को कनी के फैमिली से उसके डांस क्लास का लोकेशन मिलता है। ये दोनों वहां जाते हैं और कनी की एक फ्रेंड से बात करते हैं। फ्रेंड बताती है कि कनी कुछ समय से डांस क्लास आना बंद कर दी थी, लेकिन कुछ महीने पहले जब वो क्लासेस आई थी तब एक दिन घर जाते वक्त बारिश होने लगी।
बारिश से बचने के लिए दोनों एक बिल्डिंग के नीचे खड़ी हुई और वहीं दूसरी साइड एक फोटो स्टूडियो था जहां से एक आदमी कनी को घूर रहा था। कुछ दिन के बाद वो आदमी कनी को स्टॉक करने लगा। अब वो आदमी अक्सर उसी फोटो स्टूडियो में दिखता था, तो उसकी इन्फॉर्मेशन फोटो स्टूडियो से ही मिल सकती है। कनी की फ्रेंड ये तक बता देती है कि दिखने में वो आदमी कैसा था। पतला दुबला था, घुंघराले बाल। ऐसे में मधु और रोहन फोटो स्टूडियो जाकर इस आदमी के बारे में पूछताछ करते हैं। स्टूडियो वाला बताता है कि वो आदमी पहले उसी स्टूडियो पर काम करता था। उसका नाम था फिलिप। उसने फिलिप को चर्च के फादर के कहने पर रखा था। बाद में उसे पता चला कि शायद वो सऊदी चला गया है। रोहन तुरंत स्टूडियो वाले से वो डॉक्यूमेंट्स लेता है जो कि फिलिप प्रिंट करता था। इनके पास फिलिप का डॉक्यूमेंट और फोन नंबर आ गया है। फोन लगता नहीं। सबसे पहले इन्हें उस एजेंट का पता करना होगा जो कि लोगों को सऊदी भेजता है, और इसका पता एल सम्मा से मिल सकता है क्योंकि उनका बेटा मनु भी सऊदी गया है। उस एजेंट से फिलिप के बारे में आइडिया लग जाएगा। दोनों प्लान बनाते हैं। एल सम्मा से बात करने रोहन जाने वाला था। वहीं मधु चर्च जाएगा फादर से फिलिप के बारे में पता करने। मधु तुरंत चर्च में फादर से मिलता है और फिलिप वाली डॉक्यूमेंट्स उन्हें दिखाता है। फादर बताते हैं कि यहाँ कुछ लाइंस तो बाइबल से ली गई हैं। फिलिप चर्च की लाइब्रेरी की सारी किताबें पढ़ चुका है। फादर के पास एक ग्रुप फोटो भी थी जिसमें फिलिप भी था, और वो ये फोटो मधु को दिखाते हैं। मधु इस फोटो को जूम करके देखता है और देखते ही वो शॉक में था क्योंकि उसे कुछ तो पता लग गया था। इधर रोहन एलसम्मा के घर पर उनके बेटे मनु के बारे में पूछता है। एलसम्मा कहती है कि मनु अपने से ही कभी कभी कॉल करता है, तो उनके पास मनु का कोई ऐसा नंबर वगैरह तो नहीं है। ऐसे में रोहन एलसम्मा से उस एजेंट का नंबर मांगता है। एलसम्मा नंबर लेने अंदर जाती है और तभी रोहन को कुछ अवार्ड्स वगैरह एलसम्मा के घर में दिखते हैं, और इन अवार्ड्स पर नाम लिखा था फिलिप सबस्टियन। जी हाँ दोस्तों, एलसम्मा के बेटे का ऑफिशियल चर्च वाला नेम था फिलिप सबस्टियन, और घर पर सब उसे मनु बुलाते थे। इधर मधु को भी फोटो देखकर यही बात पता चली थी कि फिलिप और कोई नहीं बल्कि एलसम्मा का बेटा मनु है। रोहन एलसम्मा के घर के अंदर एक कमरे में पहुंचता है। इस कमरे में उसे बिस्तर पर मनु और फिलिप की सड़ी गली हुई लाश दिखती है, यानी कि एलसम्मा अपने बेटे की लाश को घर में ही रखती है। वो सबसे कहती है कि उनका बेटा सऊदी में है, और लाश के पैर में कनी के घुंघरू भी थे। अब इससे पहले रोहन कुछ रिएक्ट कर पाता, एलसम्मा पीछे से उसके सर पर हमला करके उसे बेहोश कर देती है। दूसरी तरफ मधु रोहन को फिलिप का सच बताने के लिए कॉल लगा रहा था, लेकिन रोहन तो बेहोश है। अब जब रोहन को होश आता है तो एलसम्मा उसे अपने बेटे मनु फिलिप सबस्टियन की कहानी बताती है। दरअसल फिलिप को कनी बहुत पसंद थी और वो हमेशा कनी को देखा करता था। फिलिप कनी की फोटोज निकालता, उसे देखता, लेकिन वो कभी भी कनी को जाकर अपने प्यार का इजहार नहीं किया। क्यों? क्योंकि फिलिप को कैंसर था। फिलिप कनी के हर चीज से ऑब्सेस्ड था। एलसम्मा अपने बेटे को इस तरह तड़पता नहीं देख पाती क्योंकि बीमारी के कारण फिलिप ज्यादा टाइम घर में ही रहता। ऐसे में जब फिलिप बीमारी से खत्म हो गया तब एलसम्मा अपने बेटे की आत्मा को पृथ्वी पर ही रोकने के लिए एक प्लान बनाई। वो कनी के छोटे मोटे सामान चुराती, लाइक उसके गहने, चूड़ी, इवन बस टिकट या कोई भी छोटा सामान। देन उसे फिलिप की लाश वाले कमरे में रख देती। वो इस पूरे कमरे को कनी के सामान से भर दी थी, और जब फिलिप बीमार बिस्तर पर था तब वो फिलिप के पैर में कनी के एंकलेट्स, यानी कि वो घुंघरू है ना, वो तक पहना दी थी। ऐसे में जब फिलिप खत्म हुआ तो उसकी आत्मा वाकई इसी दुनिया में टिक गई और घर में घुंघरू की आवाज वगैरह आने लगी। ऐसे में डाइस इरे में मानते हुए एलसम्मा और फिलिप मानते थे कि एक दिन सारे मृत उठ खड़े होंगे और उस दिन गॉड सबके साथ इंसाफ करेंगे। तो इस तरह से फिलिप की आत्मा इस दुनिया में रह गई, और शायद वही कनी की आत्महत्या का कारण बना होगा। कनी के खत्म होने के बाद जब रोहन कनी के कमरे में उसका क्लिप उठा लिया तो फिलिप गुस्सा हो गया, इसलिए फिलिप रोहन पर हमला वगैरह करने लग गया था। दूसरी तरफ मधु एलसम्मा के घर आता है और वो चुपके से अंदर आकर रोहन को उठाता है। मधु ये तक देख लिया था कि एलसम्मा बाहर जमीन खोद रही थी, शायद वो रोहन को दफना देने वाली थी। रोहन मधु सोचते हैं कि इन घुंघरू की वजह से ही फिलिप की आत्मा अब तक इस दुनिया में है, लेकिन ये घुंघरू पैर में बुरी तरह फंसा हुआ था। तो रोहन डिसाइड करता है कि वो फिलिप के पैर ही काटकर अलग कर देगा। रोहन चाकू लाने जाता है, लेकिन एलसम्मा उस पर कुल्हाड़ी से हमला कर देती है। वहीं मधु के साथ फिलिप के कमरे में अजीब चीजें शुरू होती है। वहीं एलसम्मा रोहन को काफी घायल कर देती है। जैसे तैसे रोहन एलसम्मा को धक्का देकर उन्हें गिरा देता है। इसके बाद रोहन फिलिप के कमरे में आता है, फौरन चाकू से फिलिप के घुंघरू वाले दोनों पैर को काटकर अलग करता है और पैरों को आग में फेंक देता है। एलसम्मा ये सब देखकर रोती है और हम देखते हैं कि आग से ये आत्मा निकलती है जो कि घर के छत को फोड़कर निकल गई।
मतलब शांति मिल गई। अब इससे पूरे घर में आग लग जाती है, जिसमें कनी का सामान और डाई सिरे वाले नोट्स भी जलते हैं और रोहन किसी तरह मधु को और एल्समा को भी आग से बचाकर बाहर निकालता है। खैर, अब अगले सीन में मधु को सेम कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करते देखते हैं, जहां उससे मिलने एक आदमी आता है। इस आदमी का नाम जॉर्ज था, जो कि बताता है कि वो एक घर रेंट पर दिया था। उस घर में कुछ हॉन्टिंग्स है और इसी सिलसिले में जॉर्ज को मधु की हेल्प चाहिए थी। मतलब कि लोग अब जानने लग गए हैं कि मधु लोगों की ऐसी केसेस में हेल्प करता है। वहीं रोहन भी मधु से मिलने आता है और उन्हें बताता है कि वो कल अमेरिका जाने वाला है। अब जाने से पहले वाली रात रोहन अपने घर के कमरे में होता है। उसे फिर ऐसा महसूस होता है मानो कोई उसके बेड पर बैठा हुआ है और बेड पर कनी की रेड हेयर क्लिप भी पड़ी हुई थी। रोहन उस जगह पर चादर फेंकता है और ये चादर वाकई ऐसी शेप लेती है मानो अंदर कोई है। रोहन जैसे ही चादर हटाता है, हम एक लड़की की आवाज सुन पाते हैं और रोहन इसे देखकर शॉक में था। यहीं पर फिल्म खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी फिल्म की कहानी। पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए क्रेजी फॉर रियलिटी।